नमस्कार। आप लोग मेरे साथ इंपेरेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि पैसिव वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। पैसिव वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। उसमें से 3 हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी और 2 आज हम लोग देखेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे की 2 क्लासेस के ऊपर आपका कमांड पक्का है। 2 क्लासेस नहीं, इवन मैं उम्मीद करता हूं कि सारी क्लासेस के ऊपर आपकी कमांड पक्की है और आगे की क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं। तो आज देखते हैं हम लोग 2 इंपेरेटिव सेंटेंस जो बचा हुआ है और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। दो इंपेरेटिव सेंटेंस जो आपके बचे हुए हैं वो लेट से स्टार्ट होते हैं। वो किससे स्टार्ट होते हैं? लेट से स्टार्ट होते हैं। LET, लेट, लेट से स्टार्ट होते हैं। लेट को लेकर एक्चुअली काफी कंफ्यूजन बना रहता है और काफी लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि इसका प्रयोग कहां करना है, कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या इससे अर्थ निकलता है और किस लिए इसको प्रयोग करते हैं हम लोग। इसको लेकर काफी कंफ्यूजन बना रहता है। तो आप लोग देखिए मेरे साथ इस क्लास को और मैं गारंटी देता हूं कि लेट को लेकर अब कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और लेट को लेकर आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप लोग कहेंगे कि लेट से तो आसान कुछ है ही नहीं। चलिए देखिए, ये जो 2 इंपेरेटिव सेंटेंस आपके बचे हैं वो लेट से स्टार्ट होते हैं। लेट यहां पर क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है, वर्ब। कुछ लोग गलती करते हैं कि लेट को नाउन समझते हैं या दूसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं, लेकिन यह गलती नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो गलती तो करने की संभावना ही नहीं है। तो लेट क्रिया है, वर्ब। अब लेट क्योंकि वर्ब है तो इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसके बाद जो भी क्रिया के बाद कर्म आता है यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी आप लोग मेरे साथ नाउन वाली चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि केस के ऊपर आपकी कमांड पक्की है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग रेस्ट बातें डिस्कस करेंगे। तो पहली बात आप लोगों ने देखा कि लेट क्या है? वो वर्ब है और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इस पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव केस की बात यहां पे कि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। यहां पे ऑब्जेक्टिव केस ना लिख के दूसरे सारे केस लिखते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन यह गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ऑब्जेक्टिव केस नाउन का भी हो सकता है और वो प्रोनाउन का भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव केस नाउन का आप लोगों को पता है कि राम का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा। लेकिन नाउन में तो सेम होता है, लेकिन प्रोनाउन में आई का आपका मी हो जाएगा। ये बस मैं याद करने के लिए कि एक बार आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, बस थोड़ा सा। मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हर एक चीज पहले से आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो लेट आपका वर्ब है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना है आप लोगों को, कोई गलती नहीं करनी है। अब आगे देखिए, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव
इंफिनिटिव विदाउट टू। उसके बाद क्या आएगा? इंफिनिटिव विदाउट टू आएगा। परिचित हैं आप लोग? इंफिनिटिव विदाउट टू का मतलब क्या होता है? क्रिया का जो मूल स्वरूप होता है उसे हम लोग कहते हैं, क्रिया का जो मूल स्वरूप होता है उसे आप लोग कहते हैं इंफिनिटिव विदाउट टू, या उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं। उसमें वो क्या है? प्लूरल फॉर्म है। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, तो ये कुछ नया नहीं है, बस मैं ये फॉर्मेशन तैयार कर रहा हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं उनका फॉर्मेशन ऐसा होता है। तो ये क्या? जैसे रीड, राइट, गो, लाफ, ठीक है, डांस, ये सब कुछ आप देख रहे हो इंफिनिटिव विदाउट टू है। उसके पहले टू लगा दोगे आप लोग तो इंफिनिटिव बन जाएगा, लेकिन ये इंफिनिटिव विदाउट टू है। तो क्लियर बात? अब थोड़ा सा देखिए कितना कमाल का है फॉर्मेशन कि क्रिया, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू, यानी ये भी एक क्रिया ही है जिसके पहले कुछ नहीं लगाना है, सिंपली उसका मूल रूप रख देना है आप लोग को। ठीक है, मूल रूप रख देना है। लेट भी तो मूल रूप ही है, एक तौर से आप समझिए तो लेट भी तो मूल रूप ही है। तो कितना मस्त फॉर्मेशन है कि यहां पे आप लोगों ने क्या लिखा? लेट लिखा, जो कि इंफिनिटिव विदाउट टू यहां भी दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग देखने की कोशिश करिए, तो आईक्यू डेवलप करिए मेरे साथ आप लोग। तो यहां पे देखिए कि इंफिनिटिव विदाउट टू यहां भी आप लोगों को दिख रहा है, यानी क्रिया का मूल स्वरूप दिख रहा है, प्लूरल फॉर्म दिख रहा है, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेम चीज इंफिनिटिव विदाउट टू। कितना मस्त फॉर्मेशन है, कितना मस्त फॉर्मेशन है। जिंदगी में अब लेट आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा, कभी भी ये फॉर्मेशन नहीं भूलेगा कि ये फॉर्मेशन आप लोगों को याद कर लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है। अगर लेट को आप लोग अपना बनाना चाहते हो तो कोई भी गलती नहीं करना है आप लोगों को। इंफिनिटिव विदाउट टू, ऑब्जेक्ट और इंफिनिटिव विदाउट टू, कितना मस्त फॉर्मेशन है आप लोग देखिए। तो ये तो है जो दो इंपरेटिव सेंटेंस हैं आपके, दो इंपरेटिव सेंटेंस जो बचे हुए हैं, जो अभी आप लोग मेरे साथ देखेंगे, उनका फॉर्मेशन, यानी चौथे का एंड पांचवे का, चौथे और पांचवे का ये फॉर्मेशन है। यही फॉर्मेशन आप लोगों को दिखेगा चौथे और पांचवे में। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो हिडन रहता है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो हिडन रहता है इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। क्लियर? अब यहां पे बात आती है ऑब्जेक्ट की बात आती है। तो जब सब्जेक्ट आपका यू है तो ऑब्जेक्ट आपका यू नहीं हो सकता। क्लियर? सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, यानी यू यहां पे नहीं हो सकता। क्या बात? यू यहां पे नहीं हो सकता। क्लियर? यू का सिंगुलर और प्लूरल सेम फॉर्म होता है, जो नहीं हो सकता। क्लियर है बात? अब दूसरी बात आती है, ये हो सकता है, ये फर्स्ट पर्सन है, जो ये सिंगुलर दिख रहा है और ये आपको प्लूरल दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव केस की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस लिख रहा हूं। आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, तो इतना थोड़ा सा तो आप लोग को भी समझना पड़ेगा कि मैं क्या लिख रहा हूं और कहां से लिख रहा हूं। ठीक है?
तो ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ये आप लोगों को दिख रहा है। अब थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन आपका क्या हो गया, सॉरी ये थर्ड पर्सन क्या हो गया आपका, ये सिंगुलर हो गया और ये हो गया आपका प्लूरल। प्लूरल ये हो सकता है। और थर्ड पर्सन में ही नाउन भी हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। इसका तो फॉर्म सेम होता है, क्लियर। यानी लेट के बाद यहां से आप देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जो आपको दिख रहा है, कुछ भी लिख के अपना सेंटेंस आप बना सकते हैं। और इसके बाद तो आपको पता ही है, इंफिनिटिव विदाउट टू आपको लगाना है। इंफिनिटिव विदाउट टू, इंफिनिटिव विदाउट टू, ये वही इंफिनिटिव विदाउट टू है जो मॉडल एक्सिलरी के साथ आप लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो ये कुछ भी इसमें से एक डालिए, आप लोग कुछ भी लिख डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट के बाद कुछ भी लिख डालिए आप लोग, और उसके बाद इंफिनिटिव विदाउट टू पुटअप कर दीजिए, आपका सेंटेंस रेडी, सेंटेंस का फॉर्मेशन तैयार, सेंटेंस में कोई गलती नहीं हो सकती। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे देखिए। अब आप लोगों को पता है कि मॉडलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस एक हमारा हथियार है, एक मॉडल एक्सिलरी है और दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस है मॉडलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अब हमें थोड़ा सा यह देखना है कि कौन कौन सी मॉडलिटी लेट वाले सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं, कौन कौन सी मॉडलिटी लेट वाले सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं। और यही हमारा मेन काम है। यहां पे फॉर्मेशन तो काफी आसान है, सेंटेंस बनाना काफी आसान है, मॉडलिटी के ऊपर कमांड करना यही मुश्किल काम होता है। हम सेंटेंस बना लेते हैं, लिख देते हैं, पढ़ देते हैं, लेकिन मॉडलिटी के ऊपर हमारा कमांड नहीं होता, फिर हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या से क्या अर्थ निकल जाता है। तो मॉडलिटी के ऊपर ही कमांड करना है हमें। मैंने बार बार बोला है आप लोगों को, मॉडलिटी, फीलिंग, ठीक है, एटीट्यूड, भाव, इसके ऊपर कमांड आप लोग करिए। हिंदी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस, दोनों से आप लोग कमांड हासिल करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश सेंटेंस आप लोग को मैं दे रहा हूं, हिंदी भी बोलता हूं, हिंदी सेंटेंस भी बोलता हूं। आप लोग भी हिंदी बोल के देखिए कि किस तरह का भाव प्रकट होता है, किस तरह का भाव व्यक्त होता है, और वहां से भी आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं उसके लिए हूं। तो अब देखते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या मॉडलिटी एक्सप्रेस होती है। अस के द्वारा जो मॉडलिटी एक्सप्रेस होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रोपोजल। प्रोपोजल यानी प्रस्ताव। प्रस्ताव अस के द्वारा, यानी लेट के बाद अगर अस हम लोग लिख देंगे और आगे इंफिनिटिव विदाउट टू डाल देंगे तो हमारा क्या प्रस्ताव, प्रोपोजल व्यक्त होता है। ये मॉडलिटी, ये फीलिंग या एटीट्यूड या भाव कह लो, व्यक्त होता है। ठीक, क्लियर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को एकदम दिमाग में फिट हो जाए, और उसी तरीके से आप लोग भी देखिए मेरे साथ। अब बात आती है इसकी, मी की। जब मी हम लेट के बाद यूज करते हैं, उसके बाद इंफिनिटिव विदाउट टू यूज कर लेते हैं, तो क्या मॉडलिटी एक्सप्रेस होती है? देखिए, परमिशन लेना। परमिशन हम देने की बात नहीं कर रहे हैं, परमिशन लेने की सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग। परमिशन लेने की बात कर रहे हैं। परमिशन लेना यानी आज्ञा लेना।
एक मॉड्यूलिटी ये एक्सप्रेस होती है, दूसरा रिक्वेस्ट। एक ये मॉड्यूलिटी एक्सप्रेस होती है, प्रे एक ये मॉड्यूलिटी एक्सप्रेस होती है। तो यहां पे 3 मॉड्यूलिटी दिख रही है आप लोगों को, एक परमिशन लेना, एक रिक्वेस्ट और एक ये प्रे। ये 3 मॉड्यूलिटी जब आप लोग लेट के बाद मी का प्रयोग करते हैं तो एक्सप्रेस होती है। आप लोग हिंदी सेंटेंस बोल के देखिए, आप लोग हिंदी सेंटेंस बोल के देखिए जिसमें मुझको, ठीक है, का प्रयोग हुआ है, और आप लोग देखेंगे, अभी मेरे साथ देखेंगे कि ये सचमुच में ये एक्सप्रेस होता है। ठीक है, अब देखिए 2 का तो हो गया हमारा। अब रेस्ट ये जो बचे हमारे इतने, जो कि क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इनके द्वारा क्या मॉड्यूलिटी एक्सप्रेस होती है? इनके द्वारा ऑर्डर, या आप कह लो सजेशन। यानी ये जो थर्ड पर्सन अगर आप लोग प्रयोग करते हैं लेट के बाद, सिंगुलर या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने एक गोले में इसको कर दिया है, आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर हम प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन का लेट के बाद और उसके बाद इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग को ऑर्डर या सजेशन झलकता है, हमारे सेंटेंस से मॉड्यूलिटी ऑर्डर या सजेशन झलकता है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? बहुत ध्यान से देखिए। चलिए एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा नया है आप लोगों को, तो एक बार और देख लीजिए। लेट वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, उसके बाद इंफिनिटिव विदाउट टू आता है। क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस का, वो यू होता है जो हमेशा हिडन रहता है, तो आपका ऑब्जेक्ट यू नहीं हो सकता, यानी सेकंड पर्सन नहीं हो सकता। अब बात आई फर्स्ट पर्सन की, तो मी हो सकता है, अस हो सकता है, और ये थर्ड पर्सन हो सकता है पूरा, सिंगुलर या प्लूरल। अब कौन कौन सी मॉड्यूलिटी एक्सप्रेस होती है, तो ये देख लीजिए। अस, अगर हम लेट के बाद अस का प्रयोग करते हैं तो प्रपोजल मॉड्यूलिटी एक्सप्रेस होती है। अगर हम लोग लेट के बाद मी का प्रयोग करते हैं तो परमिशन, रिक्वेस्ट या प्रे, ये मॉड्यूलिटी एक्सप्रेस होती है। या तीसरे नंबर पे आप देख लो कि लेट के बाद अगर हम लोग थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं तो ऑर्डर या सजेशन, ये मॉड्यूलिटी एक्सप्रेस होती है। क्लियर? अब चलिए आगे। तो ये क्लियर आप लोगों को? बिल्कुल कुछ भी हौच पौच नहीं है, बहुत ही हमने सिंपल तरीके से अलग अलग करके लिखा है सब कुछ, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से अलग अलग करके हमने लिखा है, ताकि कभी भी लेट को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, और इसकी मॉड्यूलिटी जो भाव है उसको लेकर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए आगे। ये जो मी है और थर्ड पर्सन है, इसको हम लोग जोड़ के पढ़ते हैं चौथा सेंटेंस के रूप में। ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं अस को पांचवें सेंटेंस के रूप में। अब पूछे क्यों? क्योंकि ये हम लोग जो पढ़ते हैं इसके अलग अलग प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस के, वो हम लोग पढ़ते हैं पैसिव वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैसिव वॉइस का जब नियम मैं बताऊंगा तो उस समय इनको जोड़ के ही बताया जाता है, इनके लिए एक ही नियम है, इसके लिए अलग नियम है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा आप लोग को सोचना नहीं है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग चौथा नंबर का। अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे।
चौथा नंबर का। तो हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों बनाएंगे, निगेटिव दोनों बनाएंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरा और तीसरा नियम अप्लाई होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का कोई अलग नियम नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस कोई अलग तरीके का फॉर्मेशन नहीं है। मैंने जो आप लोगों को 3 नियम बताए हैं, ठीक है, वही आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, उसी 3 नियम से सब कुछ आगे पीछे घूमते रहता है। उसमें से 2 नियम इंपरेटिव सेंटेंस में अप्लाई होता है। पिछली क्लास में मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, सही भी बोला था, थोड़ा गलत भी बोल दिया था, तो उसको मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं कि दूसरा और तीसरा नियम, ठीक है, दूसरा और तीसरा नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा नियम है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारा तीसरा नियम है। तो ये दोनों नियम अप्लाई होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, और कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं है। आप लोगों ने अगर आज तक पढ़ा होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के अलग नियम, तो उसे भूल जाइए। दूसरा और तीसरा नियम अप्लाई होता है, जो साफ साफ दिखता भी है, मैंने दिखाया भी है आप लोगों को, साफ साफ आप लोग देखिए, हर सेंटेंस में दिखता ही है। अफर्मेटिव सेंटेंस में दूसरा नियम अप्लाई होता है और निगेटिव सेंटेंस में तीसरा नियम अप्लाई होता है, कुछ भी और नहीं है ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सेंटेंस बना लें और इसको क्लियर कर दें। लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। क्लियर? अब देखिए, मी ऑब्जेक्टिव केस, लेट के बाद गो इंफिनिटिव विदाउट टू, देयर, तो आपको पता है देयर क्या है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग भी थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, आप लोग को ऐसे ही पकड़ना है। हर सेंटेंस में हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो है क्या, ठीक है। खैर धीरे धीरे सीख जाएंगे आप लोग, उसको लेकर टेंशन ना लीजिए। लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। अब ये मी है, आप देखिए, आप सेंटेंस को हिंदी में बोलिए, मुझे वहां जाने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खाना खाने दो। तो ये एक तरह की क्या हो सकती है, परमिशन लेने की बात हो रही है, किसी से परमिशन हम लेने की बात कर रहे हैं, या एक तरीके से कह लो कि रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, या कह लो किसी से प्रे कर रहे हो, मम्मी से पापा से, किसी से प्रे भी हम कर रहे हैं कि भाई ये काम करने दो, ठीक है। लेट मी स्पेंड 5000 रुपीज, ठीक है। अगर घर वालों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, ऐसी भी बात होती है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आप हिंदी में सेंटेंस बोल के देखिए, ये मॉडलिटी, ये जो भाव है एक्सप्रेस होते हैं इस तरह के सेंटेंस से। क्लियर? लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। अब निगेटिव, डू नॉट लेट मी गो देयर। अब इसका निगेटिव है, मुझे वहां मत जाने दो, ठीक है। लेट मी एंड हर रीड दिस बुक, मुझे और उसको ये किताब पढ़ने दो। अब देखो यहां पे आप लोग देखो, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन, कभी कभी ये एग्जाम में आ जाता है कि एक तो ऑब्जेक्टिव केस में कर देगा, दूसरे को नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में कर देगा, जो कि गलत है। लेट के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, यानी कुल मिला के बात यह है कि क्रिया के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, और लेट आपकी क्या है? क्रिया है। इसका सब्जेक्ट यू है जो छिपा हुआ है। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि लेट कहीं वर्ब तो नहीं है, लेट कहीं दूसरा कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नहीं है, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेट मी एंड हर रीड दिस बुक, मुझे और उसको इस किताब को पढ़ने दो। इसका निगेटिव, डू नॉट
लेट मी एंड हर रीड दिस बुक। मुझे और उसको इस किताब को मत पढ़ने दो। लेट मोहन ओपन द डोर। ठीक है, अब आप लोग बस मिलाते जाइए, मॉडलिटी एक्सप्रेशन जो भी है ना वो लोग आप लोग देखते जाइए। अब इसमें आप लोगों ने देखा रिक्वेस्ट है, आज्ञा मांगने की बात हो रही है, प्रे किया जा रहा है। यहां पे क्या है, ये भी एक तौर का रिक्वेस्ट है, आज्ञा की बात हो रही है, प्रे की बात हो रही है, क्योंकि मी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां थर्ड पर्सन आप लोग देखिए, लेट मोहन ओपन द डोर। ये एक तौर का ऑर्डर भी हो सकता है, एक सजेशन भी हो सकता है कि मोहन को दरवाजा खोलने दो। आप लोग सेंटेंस से पकड़िए, आप लोग हिंदी से तो पकड़ ही सकते हैं, इंग्लिश से नहीं पकड़ सकते तो हिंदी से पकड़ने की कोशिश करिए। लेट मोहन ओपन द डोर, मोहन को दरवाजा खोलने दो। डू नॉट लेट मोहन ओपन द डोर। मोहन को दरवाजा मत खोलने दो। चौथा, लेट इट बी। लेट इट बी आप लोगों ने देखा है कि अक्सर प्रयोग होता है। लेट इट बी, लेट इट गो ऐसे भी प्रयोग होता है, लेट इट गो। अक्सर लोग इसको बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। लेट इट बी, लेट इट गो मतलब एक ही होता है, छोड़ो इसे, हटाओ इसे, खत्म करो, बात को वहीं पे बंद करो। इन सब चीजों को लेकर इसे प्रयोग किया जाता है। लेट इट बी, इसे होने दो, इसे छोड़ दो। ठीक है, लेट इट गो, इसे जाने दो, इसे खत्म करो। ठीक है, तो आप लोग यहां भी देख रहे हैं वही फॉर्मेशन है, लेट उसके बाद इट उसके बाद इंफिनिटिव विदाउट टू, ऑब्जेक्टिव केस इट का। अब इसका निगेटिव, डू नॉट लेट इट बी, इसे मत होने दो। डू नॉट लेट इट गो, इसे मत जाने दो। जाने दो से मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज किसी को हम जाने की बात कर रहे हैं, कोई चीज होती है ना, ऐसे मत छोड़ो इसे। इससे मतलब ये है एक्सप्रेशन की बात, फीलिंग की बात करो आप। ठीक है, इनसे दो तरह की फीलिंग होती है, दोनों से मतलब लगभग एक ही आप कह लो कि किसी चीज को छोड़ने की बात होती है, किसी चीज को वहीं खत्म करने की बात होती है। तो ऐसा सेंटेंस हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। तो बस ध्यान में आया तो मैंने लिख दिया कि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो, ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेट इट बी, लेट इट गो। क्लियर? चलो एक सेंटेंस और लिख लेते हैं हम लोग। लेट हिम क्राई, लेट हिम क्राई, उसे रोने दो, उसे रोने दो। तो ये एक सजेशन भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड पर्सन यहां पे प्रयोग हुआ है। लेट देम प्ले द फुटबॉल, ठीक है, उन्हें फुटबॉल खेलने दो। ये ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है कि क्या आएगा, तो कौन सी मॉडलिटी दिमाग में आनी चाहिए आपके। ठीक है, अब इसका निगेटिव, डू नॉट लेट हिम क्राई, उसे रोने मत दो। ठीक है, या मत रोने दो। ठीक है, क्लियर? तो ये रहा आपका चौथा इंपरेटिव सेंटेंस रहा, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक्सप्रेशन मॉडलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पैसिव वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैं बातें बोल रहा हूं उसको बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग कैच करिए।
कोई दूसरे तरीके से नहीं कैच करना है आप लोग को, बिल्कुल वैसे ही कैच करिए जैसे कि मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये रहा आपका चौथा इंपरेटिव सेंटेंस। अब पांचवें की बारी, पांचवा हम लोग देखते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। तो चौथा आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब पांचवा इंपरेटिव सेंटेंस। पांचवा इंपरेटिव सेंटेंस काफी आसान है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अस आता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अस आता है। तो पांचवा इंपरेटिव सेंटेंस काफी आसान है। एक दो हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। let us go to the market। चलो बाजार चले। let us go to the market, चलो बाजार चले, ठीक है। do not let us go to the market, चलो बाजार नहीं चले, चलो बाजार नहीं चले, ठीक है। let us go to the market, चलो बाजार चले। do not let us go to the market, चलो बाजार नहीं चले। let us work hard to get good mark, अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए चलो मेहनत करें, ठीक है। let us work hard to get good marks, ठीक है। do not let us work hard to get good mark, अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए चलो मेहनत नहीं करें, ठीक है। ये हिंदी रहा आपका साथ साथ में और इंग्लिश के सेंटेंस रहे, और ये आपका पांचवा इंपरेटिव सेंटेंस रहा। तो पांचवा इंपरेटिव सेंटेंस भी आप लोगों ने देख लिया। ऐसे ही बस आप लोगों को अस रखिए, कुछ भी रखिए, अगर वो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है, अगर वो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है तो सेंटेंस है। स्ट्रक्चर आपके पास है, सब कुछ हमने बता दिया है, हर एक तरीके से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब क्या है कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन अगर निकलता है स्ट्रक्चर से तो वो सेंटेंस है, नहीं निकलता है तो मत बोलिए, मत लिखिए, मत पढ़िए, कौन कह रहा है आपको। लेकिन स्ट्रक्चर आपके हाथ में है, आपके पास ब्रह्मास्त्र है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो ब्रह्मास्त्र है। अब उस पर फिट बैठाइए, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बनता है तो अच्छी बात है, वो सेंटेंस है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सबसे टॉप पे रहता है, सब कुछ इसके नीचे रहता है। तो ये रहा इंपरेटिव सेंटेंस। आप लोगों ने बेसिक लेवल क्या कहें, ऑलमोस्ट हमने इंपरेटिव सेंटेंस अच्छे से बता दिया है आप लोगों को। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बेसिक लेवल ही सिर्फ बताया है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश किया है कि इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर जो भी कंफ्यूजन आप लोगों को अभी तक था बिल्कुल क्लियर हो जाए और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा के लिए आप लोगों का अपना हो जाए। तो ये 3 क्लासेस रही इंपरेटिव सेंटेंस की, इसे आप लोग 2 से 4 बार देख लेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा के लिए आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज कुछ खास नहीं करनी है आप लोगों को। करना क्या है कि कोई भी बुक उठाइए आप लोग, 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, कोई भी बुक मार्केट में जो भी मिलती है ये आप लोगों के पास है, और इंपरेटिव सेंटेंस का हर एक सेंटेंस पढ़ जाइए। इंपरेटिव सेंटेंस वाले चैप्टर को उठाइए और हर एक सेंटेंस को पढ़ जाइए। क्या होगा कि हजारों लाखों सेंटेंस आप लोगों के दिमाग में हो जाए। ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, जितना क्रिया आप लोगों के पास है, दिमाग में है, पुटअप कर करके आप बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना चाहे उतना सेंटेंस बनाइए, लेकिन वहां से थोड़ा सा कर लेंगे तो एक बार वो भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि बुक में सब कुछ क्लियर है, मेरा इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर सब कुछ क्लियर है। तो ये रहा इंपरेटिव सेंटेंस।
इंपरेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन देखेंगे, बेसिक लेवल थोड़ा सा देखेंगे प्रीपोजिशन की, थोड़ा सा उसके बाद कंजक्शन की बात करेंगे, फिर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करेंगे। उसके बाद हमारा बेसिक लेवल कंप्लीट होगा और हम लोग मीडियम लेवल में एंट्री करेंगे। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरी क्लासेस अब रेगुलर आएंगी। मैं बिल्कुल अब तैयार हूँ क्लासेस के लिए। बीच में कुछ परेशानियाँ आ गई थी मेरे साथ, उसको लेकर थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश कर रहा था, तो वो खैर मेरा प्रॉब्लम है, मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। अब क्लासेस आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी, तो आप लोग भी कमर कस लीजिए, मेरे साथ जुड़िए और देखिए इंग्लिश बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा चैनल, तो चैनल को भी क्या होगा कि थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ जब चैनल को मिलेगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी मुझे मजबूर करती है कि मैं क्लासेस बनाऊं। अदरवाइज कभी कभी मैं भी थोड़ा सा लेजी हो जाता हूं, तो वो एनर्जी मुझे चाहिए। तो प्लीज़ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग मेरी क्लासेस देखते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करिए इसे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जुड़े रहिए।